उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। गेट पर पहुंच गए इसका नंबर 160 था। उन्होंने दरअसल चौक से वापस होते हुए कोठियों की बाकायदा गिनती की थी। 160 नंबर कोठी के सामने कार रोककर फ्लिप नीचे उतर आया। एल्बर्ट भी उसके साथ ही नीचे उतरा। इस कोठी का फाटक भी बंद था। फ्लिप ने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन दबा दिया। गेट पर प्रोफेसर खरानी की नेम प्लेट मौजूद थी। नाम के नीचे डिग्रियों की कितार दर्ज थी। चंद लम्हों के बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक बूढ़ा सा मुलाजिम नुमा आदमी बाहर निकला। जी साहब, आपने सामने एक्रीमियों को खड़ा देखकर उसने बड़े मोतबाना लहजे में कहा, प्रोफेसर साहब से कहो कि एक्रीमिया से प्रोफेसर फ्लिप उनसे मिलने आए हैं। फ्लिप ने बड़े बारूब लहजे में कहा, ओह जनाब, प्रोफेसर साहब तो यूनिवर्सिटी गए हुए हैं, वहां कोई फंक्शन है, वो रात को देर से आएंगे। मुलाजिम ने जवाब दिया, इनकी बेगम से मिलवा दो या किसी और से। फ्लिप ने मुंह बनाते हुए कहा, जनाब वो सब गए हुए हैं, मैं अकेला ही कोठी में हूँ। मुलाजिम ने कहा, वो अच्छा तो चलो हम इंतजार कर लेते हैं। फ्लिप इस बूढ़े को बाजू से पकड़े खींचता हुआ अंदर ले गया। इससे पहले कि बूढ़ा मुलाजिम कुछ कहता, फ्लिप का दूसरा बाजू लहराया और बूढ़ा बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर जमीन पर जा गिरा। फिर इससे पहले कि वो उठता, फ्लिप ने जेब से साइलेंसर नुमा रिवॉल्वर निकाला और ठस की आवाज के साथ ही गोली बूढ़े के सीने में दाखिल हो गई। वो चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। फ्लिप गोली मारकर तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ गया। उसने मुड़कर भी इस मुलाजिम को ना देखा। एल्बर्ट उसके पीछे था। कोठी वाकई ही खाली पड़ी हुई थी और शायद प्रोफेसर और उसके बच्चों की किस्मत अच्छी थी कि वो इस वक्त कोठी में मौजूद ना थे, वरना फ्लिप जिस दरिंदगी से इस बूढ़े मुलाजिम को गोली मारी थी वो शायद किसी को भी ना छोड़ता। वो फिर इस कोठी के पाए बाग में पहुंच गए। ठहरे उपवास, इस कोठी में कुत्ते ना हों, एल्बर्ट ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो शायद पहले खुद दीवार पर चढ़कर चेक करना चाहता था। कुत्ते फ्लिप का रास्ता नहीं रोक सकते, फ्लिप ने घुर्राते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो तेजी से दीवार की तरफ दौड़ पड़ा। दीवार के करीब पहुंचकर उसने हाई जंप लगाने वालों के अंदाज में जंप लिया और एक लम्हे के लिए दीवार के ऊपर उसके हाथ लगे और दूसरे लम्हे वो कलाबाजी खाता हुआ दूसरी कोठी के बाएं बाग में कूद चुका था। इसके अंदाज में इस कदर फुर्ती थी कि एल्बर्ट जैसा आदमी एक लम्हे के लिए हैरान सा रह गया, मगर दूसरे लम्हे वो भी तेजी से दौड़ा। गो फ्लिप की तरह फुर्ती और महारत का मुजाहिरा तो न कर सका, लेकिन दीवार के करीब जाकर वो उछला। उसके दोनों हाथ दीवारों के किनारे पर जम गए और फिर वो बाजुओं के बल अपने जिस्म को उठाकर दीवार पर चढ़ने की दूसरी तरफ कूद किया। इस तरह वाकई ही पाए बाग था और फ्लिप अब तेजी से कोठी की साइड गली की तरफ बढ़ा जा रहा था, क्योंकि उकबी तरफ मौजूद तमाम खिड़कियां बंद थी और पानी और गैस के पाइप भी मौजूद ना थे। एल्बर्ट के पीछे चार बड़ा फ्लिप के हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर था। एल्बर्ट ने जेब से रिवॉल्वर निकाल दिया और उसका रिवॉल्वर आम सा था। फ्रंट पर पहुंचकर वो दोनों एक लम्हे के लिए ठटक कर आहट लेते रहे, लेकिन वहां कोई आदमी मौजूद ना था। कोठी पर गहरा सकूत तारी था। कहीं हमारे अंदाजे में तो गलती नहीं हो गई बॉस, एल्बर्ट ने सरगोशियाना लहजे में कहा। नहीं, हम 12 नंबर कोठी में ही हैं। तुमने फाटकों की सतूनों की मखसूस बनावट नहीं देखी, फ्लिप ने जवाब दिया और एल्बर्ट ने असबात में सर हिला दिया। साइड गली से वो बरामदे में पहुंचे और फिर दरमियानी राहदारी से होते हुए आगे बढ़ने लगे। एक कमरे के दरवाजे से रोशनी की लकीरें राहदारी में पड़ रही थी। दरवाजा पूरी तरह बंद ना था, इसलिए इनमें से रोशनी की लकीर बाहर निकल रही थी। फ्लिप ने इसी झुरी लगाई और फिर आहिस्ता से दरवाज़ा खोल दिया। ये एक बेडरूम था जो इस वक्त खाली था, जबकि साइड पर मौजूद बाथरूम से शावर का पानी गिरने की आवाज़ मुसलसल सुनाई दे रही थी। फ्लिप और एल्बर्ट आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। दरवाज़ा उनके हुक्म में वैसे ही खुला रहा। वो दोनों फर्श पर बिछे हुए कालीन पर बेआवाज़ चलते हुए बाथरूम के दरवाजे की साइडों पर दीवार से पुश लगाकर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद पानी गिरने की आवाज़ बंद हो गई और इन दोनों के आसाब तन गए और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और फिर एक पाकिस्तानी नौजवान तौलिए के साथ अपना सर रगड़ता हुआ बाहर आया। हाथ उठा लो मिस्टर, फ्लिप ने रिवॉल्वर की नाल इस नौजवान की तरफ उठाते हुए कहा। एल्बर्ट ने भी रिवॉल्वर का रुख उसकी तरफ कर दिया। नौजवान ठटक कर रुका। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। सर पर रगड़े जाने वाला तौलिया एक साइड पर साकित हो गया। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? पाकिस्तानी नौजवान ने हैरत भरे अंदाज में कहा। जो मैं कह रहा हूं वो करो, वरना, फ्लिप ने गुर्राते हुए कहा और एशियाई नौजवान ने मुंह बनाते हुए दोनों हाथ सर से बुलंद कर लिए। उसके एक हाथ में तौलिया था। दीवार की तरफ मुंह कर लो, फ्लिप ने तेज लहजे में कहा। मेरे पास कोई हथियार नहीं है, इसलिए ख्वामख्वाह इस तकल्लुफ में वक्त ज़ाया ना करो, एशियाई नौजवान ने तलख लहजे में कहा। ठीक है, इधर कुर्सी पर बैठ जाओ, लेकिन याद रखना गोली की रफ्तार तुम्हारी गलत हरकत से ज्यादा तेज होगी, फ्लिप ने तेज लहजे में कहा।
मैं जानता हूँ, नौजवान ने कहा और एतमीनान से चलता हुआ दूसरी तरफ मौजूद कुर्सी पर जाकर बैठ गया। एल्ब्रेट तेजी से घूमकर उसके उकब में जा खड़ा हुआ, जबकि फिलिप सामने ही खड़ा रहा। तुम अली इमरान तो बहरहाल नहीं हो, क्या तुम्हारा ताल्लुक पाकिशिया सीक्रेट सर्विस से है? फिलिप ने पूछा। क्या पाकिशिया में सिर्फ अली इमरान और सीक्रेट सर्विस ही रहते हैं और कोई आदमी वहां नहीं रहता? जो आता है यही पूछता है, नौजवान ने तल्ख लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम वाकई ही दलेर आदमी लगते हो और तुम जैसा दलेर आदमी ही रॉगर पर होल्ड कर सकता है। बहरहाल अब तुम सिर्फ इतना बता दो कि तुमने रॉगर से लेबॉर्ट्री के महल्ले वकूअ के बारे में क्या मालूमात हासिल की थी। फिलिप ने खुश्क लहजे में कहा। किस लेबॉर्ट्री की बात कर रहे हो? पाकिस्तानी नौजवान ने स्पाट लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो तुम इस तरह नहीं बताओगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, फिलिप ने सर्द लहजे में कहा और उसके साथ ही उसकी उंगली ने ट्रिगर पर हरकत की। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, पाकिस्तानी नौजवान का एक हाथ और एक लात बैक वक्त हरकत में आई। उसके पैर में मौजूद बाथरूम चप्पल यकलख्त उड़ती हुई सामने खड़े फिलिप के हाथ के निचले हिस्से से टकराई, जबकि उसके हाथ में मौजूद तौलिया उड़ता हुआ अपने पीछे खड़े एल्ब्रेट के चेहरे से टकराया। उसके साथ ही उसने जंप लगाया और कुर्सी के साथ मौजूद बिस्तर पर एक लम्हे के लिए नजर आया। दूसरे लम्हे वो बेड की दूसरी तरफ गायब हो चुका था। ये पलक झपकने में हुआ और उसके साथ ही एल्ब्रेट की चीख से कमरा भी गूंज उठा था। फिलिप के हाथ के निचले हिस्से पर चप्पल लगने से उसका हाथ जरा सा ऊपर को उठ चुका था। इधर एल्ब्रेट के मुंह पर तौलिया पड़ने से तौलिया हटाने के लिए बेख्तियार आगे को झुका। नतीजा ये कि फिलिप के साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली ठीक एल्ब्रेट के सीने में जा घुसी। फिलिप ने दूसरा फायर भी किया, लेकिन दूसरा फायर भी इस पाकिस्तानी नौजवान का कुछ ना बिगाड़ सका, क्योंकि वो इससे पहले ही बेड के नीचे जा चुका था और गोली बेड की पट्टी से टकराकर नीचे कालीन में पेवस्त हो गई थी। फिलिप बिजली की सी तेजी से साइड में हटने ही लगा था कि एक लख्त एक छोटी तपाई उड़ती हुई उसके हाथ से आ टकराई। यह तपाई बेड की उस सिमत की बजाय जहां वो पाकिस्तानी नौजवान गायब हुआ था, बेड की उस सिमत से अचानक आई थी जहां पहले कुर्सी पर वो नौजवान बैठा हुआ था, और इसी वजह से फिलिप मार खा गया था। तपाई उसी हाथ से टकराई थी जिसमें साइलेंसर लगा रिवॉल्वर था और रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर एक तरफ जा गिरा। बहुत खूब, आज पहली बार जोड़ पड़ा है, फिलिप ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम रॉगर की जगह आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? इस पाकिस्तानी नौजवान ने सर्द लहजे में कहा। मेरा नाम फिलिप है। सुनो, मैं तुम्हें हलाक करने का इरादा नहीं रखता, वरना तो गुसल खाने से निकलते ही तुम्हें आसानी से गोलियों से छलनी किया जा सकता था। मैं तो तुमसे सिर्फ चंद बातें पूछना चाहता था, और ये भी वजाहत कर दूं कि मैंने रॉगर की जगह नहीं ली, क्योंकि रॉगर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। रॉगर एक्रीमियन हुकूमत का एजेंट था, जबकि मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक्रीमिया की एक प्राइवेट तंजीम जीरो एजेंट का कारकुन हूं, और ये भी बता दूं कि जीरो एजेंट मुजरिम तंजीम नहीं है, बल्कि ये तंजीम आलमी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई है। जहां भी कोई ऐसी ऐजाद हो रही है या ऐसा मनसूबा बनाया जा रहा है जिससे आलमी अमन को खतरा लाहक हो सकता है, तो जीरो एजेंट इस खतरे के सदेबाब के लिए काम शुरू कर देते थे। जीरो एजेंट्स के अखराजात एक ट्रस्ट अदा करता है। हमें ये मालूमात मिली है कि एक्रीमियन हुकूमत ने 98 खुफिया तौर पर ऐसी लेबॉर्ट्री कायम कर ली है जिसमें ऐसे हथियार तैयार किया जा रहा है जिससे आलमी अमन को खतरा लाहक हो सकता है। तो हमारी तंजीम हरकत में आ गई, और फिर फौरी तहकीकात से ये बात भी सामने आ गई कि पाकिस्तान भी इस लेबॉर्ट्री में दिलचस्पी ले रहा है, और एक पाकिस्तानी एजेंट ने एक्रीमियन एजेंट को इसके अड्डे पर कंट्रोल में लेकर इससे लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल कर ली। क्योंकि लेबॉर्ट्री के महल्ले वकूअ के बारे में यहाँ सिर्फ रॉगर को ही मालूम था, चनाचा हमने सोचा यकीनन ये काम पाकिस्तान का अली इमरान ही कर सकता है। चनाचा मैं और एल्ब्रेट दोनों यहाँ पहुंचे, और फिर यहाँ थोड़ी सी तफ्तीश से हमें मालूम हो गया कि एक पाकिस्तानी आदमी रोज़ क्लब के मालिक सरोकरम से है और उसके साथ कार में बैठकर कहीं गया है। हमने इस कार को तलाश करना शुरू किया। इत्तेफाक से हमने इस कार को इस कोठी से निकलते हुए देख लिया जिसमें सिर्फ एक मकामी आदमी था। चनाचा हमने समझ लिया कि पाकिस्तानी एजेंट इस कोठी में है। हम दोनों अंदर दाखिल हुए। हम यही समझे थे कि तुम अली इमरान हो, लेकिन तुम्हारा अंदाज अली इमरान से बिल्कुल मुख्तलिफ था, और हम सिर्फ तुमसे वो मालूमात हासिल करना चाहते थे ताकि हम खुद इस लेबॉर्ट्री पर हमला करके उसे तबाह कर दें। तुम खुद सोचो, अगर मैं रॉगर को जानशीन होता तो फिर मुझे क्या ज़रूरत थी तुमसे लेबॉर्ट्री के बारे में मालूमात हासिल करने की? फिलिप ने बड़े एतमाद भरे अंदाज में एक नई कहानी गढ़कर सुनाते हुए कहा। उसे यकीन था कि यह पाकिस्तानी नौजवान ज़रूर डॉज में आ जाएगा। अच्छी और दिलचस्प कहानी सुनाई है तुमने मिस्टर फिलिप, बिल्कुल जासूस फिल्मों वाली कहानी, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं इस बेसरोपा कहानी पर यकीन नहीं कर सकता, इसलिए तुम दीवार की तरफ मुंह कर लो, वरना। एक पाकिस्तानी नौजवान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, ना करो यकीन, बहरहाल मैंने कोई गलत बयानी नहीं की, आगे तुम्हारी मर्जी, फिलिप ने मुंह बनाते हुए कहा। फिर वो दीवार की तरफ मुंह करके
जरा घूमा ही था कि उसे साइड पर खुला हुआ कमरे का दरवाजा नजर आ गया। वो मुड़ते मुड़ते दोबारा सीधा हो गया। सुनो, तुम जो कोई भी हो, आखिरी बार कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, फिलिप ने मुस्कुराते हुए कहा। जो मैंने कहा है वो करो फिलिप, मैं बातें करने से ज्यादा ट्रिगर दबाने का शौकीन हो, इस बात की शाही ने सर्द लहजे में कहा। अरे एल्ब्रेट, रुक जाओ। अचानक फिलिप ने इस पाकिशाई को साइड पर देखते हुए चौंक कर कहा। उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक पाकिशाई इस सादा और आम सी दाव में आ गया। उसकी नजरें एक लम्हे के लिए साइड पर हुई और यही फिलिप का मकसद था। उसने यकलक साइड पर जंप किया और पलक झपकने में वो खुले दरवाजे से बाहर राहदारी में जा पहुंचा। गोली चलने का धमाका जरूर हुआ, लेकिन गोली दरवाजे के खुले पट से टकराई थी। फिलिप राहदारी में पहुंचते ही इस कदर तेज रफ्तारी से भागा जैसे वो वर्ल्ड रेस में हिस्सा ले रहा हो। बरामदे में पहुंचकर वो दौड़ता हुआ साइड गली में से होता हुआ बाएं बाग की तरफ आया और एक बार बिल्कुल पहले की तरह वो दीवार पार करके प्रोफेसर की कोठी के बाग में पहुंच गया। इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ने की वजह से इसका सांस फूल गया था, लेकिन नीचे कूदते ही वो रुका नहीं, बल्कि उसी तरह दौड़ता हुआ प्रोफेसर की इमारत में दाखिल होकर उसके लॉन में पहुंच गया। चंद लम्हों बाद वो फाटक खोलकर बाहर पहुंच चुका था और वो इस तेज तरार पाकिशाई से बहुत दूर जा चुका था। चंद लम्हों बाद इसकी कार तेज रफ्तारी से दोबारा अपने हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ी जा रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो पूरे ग्रुप का इस पाकिशाई के पीछे लगा देगा कि यहां जहां भी वो नजर आए उसे गोली मार दी जाए। उसे अब मुकम्मल यकीन हो चुका था कि इस पाकिशाई ने लासमन रॉगर से लेबॉर्ट्री का असल महल वकूफ मालूम कर दिया होगा। इसने जब इन जैसे शख्स को भागने पर मजबूर कर दिया तो वो बेचारा कहां इससे मुकाबले की ताब ला सकता था। सागोरी इंतहाई गुस्सेले अंदाज में एक दफ्तर नुमा कमरे में टहल रही थी। ये इसका हेडक्वार्टर था। वो सिवाय खसूसी मौके के हेडक्वार्टर ना आती थी। वो रकासा के रूप में होटल में ही रहती थी। वहां रहने से उसे ये फायदा होता था किस तरह वो अटान के आला तरीन हुकूमत के आमदरफत और उनकी साजिशों से आसानी से बाखबर हो जाया करती थी। जब से वो सीक्रेट सर्विस की चीफ बनी थी, उसका ज्यादातर काम अटान के आला हुकाम की साजिशों से बाखबर रहने तक ही महदूद रहा था, क्योंकि अटान की किंग को हर वक्त ये धड़का रहता था कि उससे बादशाह मासूल करने के लिए साजिश की जा रही है। और सागेरी को सीक्रेट सर्विस का चीफ बनाने का असल मकसद भी यही था कि वो बादशाहत की हिफाजत ज्यादा खलूस से कर सकेगी। और वाकई सागोरी ने अब तक ऐसी साजिशों का पता चलाया था जिससे बादशाह और हुकूमत दोनों का तख्ता उल्टा जा सकता था, क्योंकि अटान में ऐसे गुरीले ग्रुप मौजूद थे जो इस मुल्क से बादशाहत का खात्मा और हुकूमत पर कब्जा करने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन पहली बार इसका वास्ता गैर मुल्की एजेंटों से पड़ा, बल्कि सही मानों में एक आदमी से पड़ा था जो अपने आप को एजेंट भी तस्लीम न करता था। और इस आदमी ने उसे तिगनी का नाच नचा दिया था। उसे जब होश आया तो वो अपने इस खुफिया अड्डे में ठाकुर के साथ मौजूद थी। उसे तो होश आ गया था, लेकिन ठाकर उसी तरह बेहोश पड़ा था और वो सुल्तान या कोबरा पाकिशाई गायब था। वायरलेस फोन पीस में भी उसी तरह कुर्सी पर पड़ा था और फिर मशीन गन भी उसी फाटक के साथ पड़ी हुई मिल गई थी। चूंकि ये अड्डा सागोरी ने इंतहाई खुफिया मकासद के लिए बना रखा था, इसलिए उसे हर लिहाज से खुफिया रखने के लिए उसने यहाँ सिर्फ ठाकुर को ही रखा हुआ था। यहाँ वो साजिशों को इस तरह मैग्नेट कुर्सी के जरिए कुर्सी से चकड़कर इन पर तशद्दुद करके उसे साजिशों के बारे में मालूमात हासिल करती थी। लेकिन इस सुल्तान या कोबरे ने अपनी कारकर्दगी से वाकई उसे हैरान कर दिया। उसने वो मैग्नेट लिबास फाड़ डाला था और फिर अपनी बरकरफ्तारी से ना सिर्फ उसने ठाकुर को बेहोश कर दिया, बल्कि सागोरी के मखसूस दाव से भी बच निकला। उसने ठाकुर को होश दिलाया और फिर उसे वहीं छोड़कर वो सीधी अपने हेडक्वार्टर पहुंची थी। हकीकतन इस वक्त गुस्से से पागल हो रही थी। इसका बस ना चल रहा था कि वो पाकिशाई उसके हाथ लगे और वो दांतों से उसके गर्दन चबा डाले। फिर टेबल पर पड़ा हुआ टेलीफोन की घंटी बजी। मुतरन्नम घंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। सागोरी जल्दी से आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। यस, ब्लैक कैट। सागोरी ने अपना कोड नाम दोहराते हुए कहा। मैडम, जो शान बोल रहा हूँ, रॉगर की जगह एक नया एक्रीमियन आया है, उसका नाम फिलिप है। उसने आते ही अपने ग्रुप के चीफ की मीटिंग कॉल की है और फिर उन्हें इस पाकिशाई सुल्तान की तलाश में लगा दिया है। इसके चीफ असिस्टेंट एल्ब्रेट ने उसे कॉल किया कि इस पाकिशाई को रोज क्लब में दाखिल होते देखा गया है, जिस पर फिलिप कार लेकर रोज क्लब पहुंचा और वहां से वो एल्ब्रेट के साथ बरामदे में खड़ा बातें करता रहा। फिर एल्ब्रेट एक पब्लिक फोन बॉथ में चला गया और फिलिप वापस पार्किंग की तरफ उससे पहले के फिलिप कार लेकर क्लब के गेट से बाहर निकलता एल्ब्रेट उसके साथ जाकर बैठ गया। फिर वो दोनों एलिसन कॉलोनी कोठी नंबर 160 में गए। कार उन्होंने गेट पर ही छोड़ दी। मेरे आदमी उनके पीछे थे। वो अंदर गए तो कोठी खाली पड़ी थी और वहां लॉन में एक बूढ़े से मुलाजिम नुमा आदमी की लाश पड़ी थी जिनके सीने में गोली मारी गई थी। उन्होंने सारी कोठी छान मारी, लेकिन फिलिप और एल्ब्रेट दोनों ही कहीं नजर न आए। इस पर मेरे आदमियों ने बाहर आकर निगरानी शुरू कर दी।
क्योंकि इनकी कार बाहर मौजूद थी। काफी देर बाद वो फिलिप अकेला बाहर आया। उसके अंदाज में बेहद तेजी थी। वो कार में बैठकर अपने हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ गया और अब तक अपने हेडक्वार्टर में ही मौजूद है। जोशान ने पूरी तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा, ये क्या रिपोर्ट हुई जोशान? क्या तुम और तुम्हारे आदमी अहमक हो कि वो कोठी में गए और फिर गायब हो गए? फिर अकेला आदमी बाहर आया और कार में बैठकर अपने हेडक्वार्टर पहुंच गया। मतलब हुआ इस सारी रिपोर्ट का कोई? वो एल्बर्ट कहाँ गया? और वो कोठी में नहीं थे तो क्या आसमान पर चले गए थे या जमीन में दफन हो गए थे? सागोरी ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा, मैडम, हमने तहखाने भी तलाश किए हैं लेकिन इस कोठी में कोई तहखाना नहीं है। जोशान ने कहा, एलिसन कॉलोनी कोठी नंबर 160 किसकी कोठी है? और हाँ, ये बताओ कि वो पाकिस्तान गया तो रोज कलम में था, फिर वहां से एलिसन कॉलोनी कैसे पहुंच गया? सागोरी ने चौंक कर पूछा। मैडम, कोठी पर किसी प्रोफेसर दखरानी की नेम प्लेट मौजूद है और मैडम, मेरे आदमियों ने जो मालूमात इकट्ठी की हैं उसे सिर्फ यही मालूम हुआ है कि वो पाकिस्तानी रोज क्लब के मालिक सरोकरम से दफ्तर में जाकर मिला। उसके बाद उसका पता नहीं चल सका। सरोकरम बदस्तूर दफ्तर में मौजूद हैं। जोशान ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है, तुम इस कोठी की निगरानी करो, मैं खुद वहीं आ रही हूं। मैं देखती हूं कि ये लोग कहां गायब हुए थे। सागोरी ने तेज लहजे में कहा। फिर उसने रिसीवर रखने की बजाय सिर्फ कुरिल्डर दबाया और कुरिल्डर छोड़कर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रूस क्लब। रात तक कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई थी, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस ब्लैक कैट स्पीकिंग, सरोकरम से बात कराओ। सागोरी ने दरश्त लहजे में कहा, ओह यस मैडम, होल्ड ऑन कीजिए। दूसरी तरफ से घबराए हुए लहजे में कहा गया और चंद लम्हों बाद रिसीवर पर एक भारी सी आवाज सुनाई दी। करम बोल रहा हूं। बोलने वाले के लहजे से ही जाहिर हो रहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ आदमी है। सरोकरम, मैं ब्लैक कैट बोल रही हूँ। सागोरी ने उसी तरह दरश्त लहजे में कहा। ब्लैक कैट के रूम में वो हमेशा इसी तरह दरश्त लहजे में बोलती थी जैसे कोई खनखनी बिल्ली गुर्रा रही हो। यस मैडम, कैसे फोन किया? विक्रम ने उसी तरह भारी लहजे में जवाब देते हुए कहा, सर विक्रम, आपसे एक पाकिस्तानी जो अपना नाम सुल्तान या कोबरा बताता है दफ्तर में आकर मिला है। उसके बाद वो गायब हो गया है। सीक्रेट सर्विस इस पाकिस्तानी को तलाश कर रही है। आपने उसे कहाँ छुपाया हुआ है? सागोरी ने उसी तरह दरश्त लहजे में कहा, ओह, एक पाकिस्तानी मेरे पास आया था। वो पाकिस्तान में मेरे एक अजीज दोस्त सर रहमान के बेटे का रेफरेंस से लेकर आया था। उसे इमदाद की ज़रूरत थी। मैंने उसकी मदद कर दी क्योंकि सर रहमान से मेरे देरीना ताल्लुकात हैं और वो वापस चला गया। इससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। सर विक्रम ने उसी तरह भारी और मुतमईन लहजे में कहा, मुझे यकीन है सर विक्रम कि आप झूठ नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन ये सोच लें कि अगर बाद में आपकी रिपोर्ट गलत साबित हुई तो नतीजा आपके लिए अच्छा नहीं निकलेगा। सागोरी ने दरश्त लहजे में कहा, आप बेफिक्र रहे मैडम, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी तरफ से सर विक्रम ने इस बार कदरे तलख लहजे में कहा और सागोरी ने होठ भींचते हुए रिसीवर कॉरिडोर पर पटका और फिर तेजी से कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो एक कार में बैठे एलिसन कॉलोनी की तरफ बढ़ी जा रही थी। वो कार की उकबी सीट पर थी जबकि ड्राइविंग सीट पर मकामी नौजवान था। थोड़ी देर बाद कार कॉलोनी में दाखिल हुई और एक सड़क की साइड से घूमकर एक पतली सी सड़क पर चलती हुई एक कोठी के सामने रुक गई जहां जोशान मौजूद था। क्या रिपोर्ट है जोशान? सागोरी ने इस नौजवान से मुखातिब होकर कहा, मैडम, प्रोफेसर दखरानी अभी वापस आया है। उसने प्रोफेसर पुलिस को फोन करने की कोशिश की लेकिन मैंने सीक्रेट सर्विस का हवाला देकर उसे मना कर दिया। अब आप खुद उससे बात कर लें। वैसे वो बेहद खौफजदा मालूम हो रहा है। जोशान ने मौतमाना लहजे में कहा, ओ अच्छा, आओ, इसे तहखानों के बारे में मालूम हो जाएगा। सागोरी ने सर हिलाते हुए कहा। फिर तेजी से फाटक की तरफ बढ़ गया जो आधे से ज्यादा खुला था और फिर एक सफेद बालों वाला मखनी आदमी बड़े परेशानी के आलम में बरामदे में टहलता हुआ नजर आया। सागोरी और जोशान को अंदर दाखिल होते देखकर वो चौंक पड़ा। आप प्रोफेसर दखरानी हैं? मेरा ताल्लुक सीक्रेट सर्विस से है। मैं सागोरी ने करीब जाकर इसी तरह दरश्त लहजे में कहा, सुनो प्रोफेसर, अगर तुम पूरी तरह ताउन करने का वादा करो तो मैं कुछ नहीं कहा जाएगा, वरना तुम्हारी कोठी को चूंकि मुल्क के दुश्मनों ने इस्तेमाल किया है इसलिए तुम्हें भी मुल्क दुश्मनी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जा सकता है और गोली भी मारी जा सकती है। सागोरी का लहजा बेहद करख्त हो गया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो प्रोफेसर हूँ, मैं मुल्क दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तो आटान की असमत पर बाकायदा मुकाला लिखा है। प्रोफेसर सागोरी की बात पर इस कदर घबरा गया कि उसके जवाब में रब्त ही ना रहा। तुमने अपनी कोठी में तहखाने बना रखे हैं जहां तुम मुल्क दुश्मनों को पनाह देते हो। सागोरी ने सर्द लहजे में कहा, तहखाने? और मेरी कोठी में? बिल्कुल नहीं, मेरी कोठी में तो एक भी तहखाना नहीं, आप बेशक देख लें। प्रोफेसर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और सागोरी को उसके लहजे से ही यकीन आ गया कि वो सच बोल रहा है। मैडम, मैंने पूरी कोठी चेक कर ली है। पाए पाक में दीवार के साथ ऐसे निशानात मौजूद हैं जैसे वहां कोई कूदा हो। उसी लम्हे जोशान ने करीब आकर कहा, वो इस दौरान कोठी के अंदर चला गया था
ओह, अब बात समझ में आ गई। ये लोग इधर कूद कर इस कोठी में दाखिल हुए हैं, सागोरी ने कहा। फिर वो तेजी से दीवार की तरफ दौड़ी। दीवार के करीब जाकर उसने जंप लिया और उसके हाथ एक लम्हे के लिए दीवार के किनारे पर नजर आए। दूसरे लम्हे उसका जिस्म किसी शोभदाबाज की तरह फिजा में उड़ता हुआ दीवार पर जाकर टिक गया। एक लम्हा बाद वो दूसरी तरफ कूद चुकी थी। उसकी दूसरी तरफ कूदते ही जोशान ने भी दौड़ते हुए जंप लगाया और दीवार पर एक लम्हे के लिए रुक गया और दूसरी तरफ कूद किया। दूसरी तरफ कूदते हुए उसे प्रोफेसर दखरानी की हैरत से फटी आंखें साफ दिखाई दे रही थी। फिर सागोरी रिवॉल्वर हाथ में पकड़े हुए मोहतात अंदाज में कमरे में दाखिल हुई। कमरा खाली था, लेकिन आगे बढ़ते ही वो बुरी तरह चौंक पड़ी, क्योंकि कमरे में मौजूद बेड की दूसरी तरफ उसे एक एक्रीमी कालीन पर पड़ा नजर आ गया। मौजूद बेड की दूसरी तरफ उसे एक्रीमी की बड़ी बड़ी मूछें नजर आ रही थी और वो मर चुका था। उसके सीने पर गोली का सुराग साफ नजर आ रहा था, जिससे खून बहकर कालीन में जज्ब हो गया था। ओह मैडम, ये तो एल्बर्ट है, रॉगर का चीफ असिस्टेंट। इस फ्लिप के साथ आया था और फ्लिप वापस अकेला गया। जोशान ने भी एल्बर्ट की लाश देखते हुए कहा, मैं ये सारा गोरखता अंदाज समझ गई हूँ। वो सुल्तान सर विक्रम से मिला, सर विक्रम ने उसे यहाँ छुपा दिया। इस फ्लिप और एल्बर्ट को उसकी यहाँ मौजूदगी का पता चल गया। वो कभी कोठी के रास्ते अंदर दाखिल हुए। मुलाजिम को उन्होंने गोली मार दी। यहां आकर यकीनन इस सुल्तान से उनकी झड़प हुई, जिसमें एल्बर्ट मारा गया और फ्लिप दोबारा उकबी कोठी के रास्ते फरार होने पर मजबूर हो गया। फाटक की छोटी खिड़की खुली हुई है। इसका मतलब है कि फ्लिप के जाने के बाद वो सुल्तान भी यहां से निकल गया। सागोरी ने बाकायदा सूरत हाल का तज्जिया करते हुए कहा। फिर सागोरी तपाई पर पड़े हुए टेलीफोन पर नजरें पड़ी तो वो चौंक कर आगे बढ़ी। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। रोज क्लब। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से नुस्वानी आवाज सुनाई दी। चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस ब्लैक कैट स्पीकिंग। सर विक्रम से बात कराओ, सागोरी ने तेज लहजे में कहा। सर विक्रम तो अपनी रहायशगाह जा चुके हैं। दूसरी तरफ से सहमे हुए लहजे में कहा गया। जमीन में दफन हो गए हो तब भी उनसे बात कराओ, सागोरी ने गुर्राते हुए कहा। ओह यस मैडम, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से बुरी तरह सहमे हुए लहजे में कहा। हेलो, विक्रम अटेंडिंग। चंद लम्हों की खामोशी के बाद रिसीवर पर सर विक्रम की कदरे झुंझलाई हुई आवाज सुनाई दी। सर विक्रम, आपने मुझे पहले गलत रिपोर्ट दी थी। आपने उसे एलिसन कॉलोनी की इस कोठी में छुपा रखा था, जहां पहले आपको कोई ड्राइवर रहता था। मैं इस वक्त इस कोठी से बोल रही हूँ, सागोरी ने गुर्राते हुए कहा। एलिसन कॉलोनी की कोठी? मेरे ड्राइवर की कोठी? मुझे तो मालूम नहीं, और मैंने जाती तौर पर आपसे कोई गलत बयानी नहीं की। मैंने पहले भी आपको बताया कि वो आदमी पाकिस्तान में मेरे एक लैंडलॉर्ड दोस्त सर रहमान के बेटे अली इमरान का रेफरेंस लेके आया था और मदद चाहता था। मैं यही समझा कि उसे रकम की ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने उसकी कर दी जाए रकम से मदद। हो सकता है कि मैनेजर ने उसे इस कोठी में पहुंचाया हो। मुझे तो ज़ाती तौर पर इस कोठी का इल्म भी नहीं है। जायदाद के तमाम मामलात मेरा मैनेजर ही निपटाता है, सर विक्रम ने तलख लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपने क्या नाम बताया अपने लैंडलॉर्ड दोस्त के बेटे का? अली इमरान ही बताया है ना? सागोरी ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए थे। हाँ, अली इमरान उसका नाम है। सर रहमान पाकिस्तान में सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल हैं। वैसे वो जती पुश्ती लैंडलॉर्ड हैं। अली इमरान उनका बेटा है। मैं जब भी पाकिस्तान जाता हूँ तो सर रहमान के यहाँ ही ठहरता हूँ, लेकिन ये इमरान वहाँ नहीं रहता। अलबत्ता कभी कभार उससे मुलाकात हो जाती है। बेहद खुश मिजाज नौजवान है, सर विक्रम ने तफसील बताते हुए कहा। इस पाकिस्तानी ने आपको किस किस्म का रेफरेंस दिया था कि आपको यकीन आ गया कि ये इमरान का ही भेजा हुआ है? सागोरी ने होठ चबाते हुए कहा। वो दरअसल पहले इस इमरान का फोन आया था। उसने कहा था कि मैं एक आदमी भेज रहा हूँ, इसका नाम टाइगर है, इसकी इमदाद की जाए। उसके बाद वो आदमी आया, सर विक्रम ने जवाब दिया। ठीक है, शुक्रिया, सागोरी ने कहा और रिसीवर रख दिया। तो ये इस इमरान का ही आदमी है, इसलिए मुझे कह रहा था कि मैं इसकी बात इमरान से करा दूं। उसका असल नाम भी क्या है? कभी सुल्तान, कभी कोबरा, और अब ये टाइगर नाम सामने आया है, सागोरी ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैडम, अब क्या करना है? जोशान ने, जो इस दौरान खामोश खड़ा था, पूछा। जाकर कार इधर ले आओ, और सुनो, इस बेचारे प्रोफेसर को भी तसल्ली दे दो। वो बूढ़ा आदमी ख्वामख्वाह परेशान हो रहा है। पुलिस को फोन करके भी कह देना कि वो उससे तंग ना करें। मैं इस दौरान इस कोठी की मुकम्मल और तफसीली तलाशी लेना चाहती हूँ, सागोरी ने कहा, और जोशान सर हिलाता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। आटान के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी रूट के जहाज की आमद की वजह से खासा गहमाकामी नजर आ रही थी। इमरान भी एक्रीमियन मेकअप में जहाज से उतरा था। अब उसका सामान वगैरह चेक किया जा रहा था। चंद लम्हों बाद जब वो क्लीनर से फारिग हुआ तो अपना ब्रीफकेस उठाए वो आउट गेट की तरफ बढ़ गया। एयरपोर्ट पर मकामी अफराद के साथ साथ तकरीबन हर मुल्क के सियाह भी मौजूद थे, जिनमें एक्रीमियंस की तादाद कतरी ज्यादा थी, क्योंकि पूरी दुनिया में सियाहत का सबसे ज्यादा शौक एक्रीमियंस में ही पाया जाता था। इमरान आउट गेट के करीब पहुंचा ही था कि एक मकामी नौजवान
जवान तेजी से कदम बढ़ाता उसके करीब आया। उसके जिस्म पर टैक्सी ड्राइवरों जैसा लिबास था। उसका नाम लॉरेंस है, मकामी ने करीब आकर कहा। लॉरेंस ऑफ अरेबिया ना समझ लेना, सिर्फ लॉरेंस है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम रोमन है, मुझे सर विक्रम ने भेजा है, मेरे साथ आइए, नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और इमरान के हाथ से ब्रीफ केस ले लिया। पाए भी साथ भेजे हैं या सिर्फ सर ही भेजा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, क्या मतलब? पाए क्या? रोमन ने हैरान होकर कहा। ओ वाकई पाए तुम्हारी समझ में नहीं आ सकते, मेरा मतलब था फुट। जब वो हमारे यहाँ फुट को पाए कहते हैं और फुट और सर दोनों मिलकर बड़ी शदीद डिश बनती है, शायद इसलिए कि आमतौर पर ये सर तो खाली ही होता है, इसमें तो भुस भरा होता है। इमरान की जुबान रवा हो गई और रोमन भी इख्तियार हंस पड़ा, लेकिन इसने कोई जवाब ना दिया। चंद लम्हों बाद इमरान उसकी टैक्सी में बैठा हुआ था और टैक्सी दारुल हुकूमत के कानून की फराक सड़कों पर दौड़ रही थी। जनाब, बॉस ने मुझे कहा दिया था कि रास्ते में आपको जरूरी हालात से आगाह कर दूं। बॉस ने बताया है कि आपके आदमी टाइगर को एक कोठी में रखा गया। बॉस उन्हें खुद वहां छोड़ आए। उसके बाद अटार सीक्रेट सर्विस के चीफ मैडम ब्लैक कैट ने फोन पर बॉस से पूछा कि इस पाक की शाही को कहाँ छुपाया गया है, लेकिन बॉस ने उसे टाल दिया। फिर ब्लैक कैट ने दोबारा इस कोठी में फोन किया जहां आपके आदमी को छुपाया गया था, जिस पर बॉस चौंक पड़ा। बहरहाल उन्हें ब्लैक कैट को तफसील बतानी पड़ी, जिसमें अली इमरान का नाम भी आया। इस पर ब्लैक कैट चौंक पड़ी और उसके पास से पूछा था कि क्या अली इमरान वही आदमी है जो अहमक है। बॉस ने वजाहत कर दी कि अली इमरान अहमक नहीं है। इस पर ब्लैक कैट ने फोन बंद कर दिया। बॉस ने इस कोठी को चेक कराया और वहां एक एक्रीमियन की लाश पड़ी हुई थी जिसके सीने में गोली मारी गई थी और आपका साथी गायब था। इसका मतलब है कि तुम्हारे बॉस की हर बात दूसरों तक पहुंच जाती है। वो एक्रीमियंस भी वहां पहुंच गए और फिर ब्लैक कैट भी पहुंच गई। बहरहाल ठीक है, अब मैं आ गया हूं, खुद ही संभाल लूंगा, इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा और रोमन ने कोई जवाब ना दिया और खामोश रहा। टैक्सी अब एक ऐसी सड़क पर दौड़ रही थी जो शहर से बाहर जाती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि इस पर दूर दूर तक घने जंगलात फैले नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद टैक्सी मुड़कर एक साइड रोड पर दौड़ने लगी। ये सड़क घने जंगल के अंदर जा रही थी और फिर तकरीबन 10 मिनट की तेज ड्राइविंग के बाद जंगल के अंदर एक छोटी सी खाकी रंग की इमारत नजर आई। ये इमारत लकड़ी के स्टोर की बनाई गई थी। रोमन ने इसको देखा और इमारत के खुले फाटक में से कार अंदर ले गया। इमरान ने वाकई कुछ ज्यादा बड़ी ना थी इमारत और काफी कदीम लगती थी। बरामदे के सामने जाकर रोमन ने कार रोकी और फिर दोनों ही कार से नीचे उतर आए। रोमन ने जेब से एक छोटा सा आला निकाला और इस पर मौजूद एक बटन दबा दिया। मैं रोमन बोल रहा हूँ, मिस्टर टाइगर पाकिस्तान से जो मेहमान आए थे उन्हें साथ ले आया हूँ, रोमन ने बटन दबाते हुए कहा। मेरी उनसे बात कराओ। आले में से टाइगर की आवाज सुनाई थी और रोमन ने सर हिलाते हुए आला इमरान की तरफ बढ़ा दिया। मैंने तो सुना था कि टाइगर जंगल का बादशाह होता है, इसलिए जाहिर है जंगल में शाहाना अंदाज में घूमता रहता होगा, लेकिन तुम तो किसी तहखाने में छुपे हुए हो, इमरान ने मुस्कुराते हुए अपनी असल आवाज में कहा। ओह इमरान साहब, आप ओके, मैं आ रहा हूँ। उसी तरह से टाइगर की मुसरत भरी आवाज सुनाई थी और इमरान ने बटन ऑफ करके आला रोमन की तरफ बढ़ा दिया। Like, comment, share, press the bell icon.